हेलो दोस्तों, आज हम इथिक्स में सत्यनिष्ठा जो वैल्यू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो इथिक्स में सत्यनिष्ठा जो है इसकी क्या व्यापकता है, इसकी क्या समग्रता है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी क्या है। तो सबसे पहले हम इथिक्स के बारे में बात करेंगे कि इथिक्स क्या है। तो दोस्तों, जैसे नींबू है, संतरा है, गन्ना है, करेला है सॉरी। तो इन सब का एक सार तत्व है और इन सब का सार तत्व जो है उसके रस में छुपा हुआ है। जैसे कि नींबू के रस में से यदि नींबू का रस हटा दिया जाए, संतरे के रस में से संतरे का रस हटा दिया जाए या गन्ने के रस में से गन्ने का रस हटा दिया जाए, तो हम कहेंगे कि वो फिर गन्ना तो वो गन्ना कहलाएगा, ना ही नींबू कहलाएगा, ना ही संतरा कहलाएगा। या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नींबू के रस में यदि संतरे का रस मिला दिया जाए या गन्ने में संतरे का रस मिला दिया जाए, तो हम ये कह सकते इंटरचेंज कर देंगे, तो निश्चित रूप से उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो अपने आप में खो जाएगी। ठीक उसी प्रकार इथिक्स जो है उसमें सार तत्व की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। और इथिक्स में जो सार तत्व है वो उसके मूल्य हैं। मूल्य कुछ नहीं, मूल्य सामाजिक आदर्श हैं। जैसे हर समाज, चाहे अमेरिका का समाज हो, यूरोप का समाज हो, एशिया का समाज हो, अफ्रीका का समाज हो, हर समाज का अपना एक वैल्यू सिस्टम है। उसी वैल्यू सिस्टम के अनुसार वहाँ का समाज संचालित होता है, उसी से दिशा निर्देशित होता है। जब हम मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य हमारे जो आदर्श हैं उसमें हम एक्शंस की बात करते हैं। एक्शंस मतलब वे सारे एक्शंस की हम बात करते हैं जो ऐच्छिक रूप से लिए गए हैं, मतलब जिन एक्शंस को लेने में पूरी रूप से जो मनुष्य काम कर रहा है, जो करता है, जो डिसीजन ले रहा है, जिसने एक्शन लिया है, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। तो हम कुछ मूल्यों की बात करते हैं, जैसे सत्य बोलना। सत्य बोलना हर समाज का मूल्य होता है। ईमानदारी, सहिष्णुता, सह अस्तित्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, प्रेम और भी बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं। मूल्यों की पूरी एक श्रृंखला है। तो यही मूल्य हैं, सार तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सत्यनिष्ठा की, जिसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से जो फिलोसॉफिकल बेसिस हैं जिनके आधार पर सत्यनिष्ठा और नीतिशास्त्र टिका हुआ है। उससे पहले हम कुछ दार्शनिकों की बात करेंगे, जैसे कांट की बात करेंगे। तो कांट कहता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करता है कि मतलब इट इज़ योर ऑन ड्यूटी टू प्ले योर ड्यूटी, मतलब आपको अपने कर्तव्य के लिए काम करना है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता भी बोलती है कि निष्काम कर्मयोग की बात करती है कि सबसे पहले तो आप सही एक्शंस क्या है, सही मार्गदर्शन लो पहले, उसके बारे में आपने जो एक बार काम करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल आप कंटिन्यू करते रहो बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी अपने हित को देखे हुए। यदि आपको पता है कि आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं, वे निश्चित रूप से सही हैं और उन्हें करना ही चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें उस काम को निष्काम कर्म योग को पालन करते हुए करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी भी कुछ बोलते हैं कि सत्याग्रह की बात करते हैं कि यदि आप एक बार सत्य को जान लो और सत्य के आग्रह का ही अनुपालन करो। महात्मा गांधी जी ने 7 पापों की संकल्पना भी दी है। तो गाइस, ये 7 पापों की संकल्पना आपको खुद से करनी है। बौद्ध धर्म में भी दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की बात की। यदि हम अष्टांगिक मार्ग को बहुत गहराई से पढ़ते तो हम पाते हैं कि नीतिशास्त्र एवं सत्यनिष्ठा इसके आधार कैसे बनते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में भी त्रिरत्न की बात की गई है, तो उसमें भी सम्यक ज्ञान की बात की गई है। तो जब तक आपके पास राइट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सत्यनिष्ठ कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करेंगे आप सत्यनिष्ठा में। तो अब जो हमारी आज की जो मुख्य वैल्यू सिस्टम है, सत्यनिष्ठा जो है वैल्यू सिस्टम का जो जिस वैल्यू की हम बात करने जा रहे हैं वो सत्यनिष्ठा है। तो सत्यनिष्ठा को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अपने आप में एक अम्ब्रेला वैल्यू है दोस्तों, मतलब इसने अपने अंदर सभी मूल्यों को या फिर हम सभी वैल्यूज़ को समाहित करके रखा हुआ है। जैसे कि किसी अन्य वैल्यू की कमी या विचलन सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाता है। जैसे कि यदि आप ईमानदार नहीं हो तो सत्यनिष्ठ नहीं हो, यदि आप जवाबदेह नहीं हो तो आप सत्यनिष्ठ नहीं हो, यदि आप में वस्तुनिष्ठा नहीं है तो आप में सत्यनिष्ठा नहीं है, यदि आप में पारदर्शिता नहीं है तो आप सत्यनिष्ठ नहीं हो, यदि आप में निष्पक्षता का गुण नहीं है तो निश्चित रूप से आप सत्यनिष्ठ नहीं हो। इसका मतलब यह है कि यदि आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, कमी से मेरा आशय है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का वैल्यू सिस्टम में कमी, मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के कुछ आदर्श हैं, यदि उन आदर्श का अनुपालन आप नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आपकी सत्यनिष्ठा क्वेश्चनेबल है, आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं।
तो हम इसको कहते हैं कि मूल्यों के साथ समझौता करना। यदि आप मूल्यों के साथ समझौता करते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो सत्यनिष्ठा है दोस्तों, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, आपकी सत्यनिष्ठा जो है क्वेश्चनेबल है। तो दोस्तों सत्यनिष्ठा की हम बात करेंगे, सत्यनिष्ठा एक्चुअल में है क्या। तो सत्यनिष्ठा जो है कथनी और करनी, एक इंसान जो है उसकी कथनी और करनी में एकरूपता की बात करते हैं। यदि आप सत्यनिष्ठ हो तो आपकी कथनी और करनी में एकरूपता होना चाहिए। एकरूपता होने से मतलब क्या है, यदि कोई विषय है या कोई मुद्दा है तो उसके संदर्भ में आपके पास विचार कैसे हैं, उस विषय या मुद्दे पर आपके वक्तव्य या वाणी या वचन कैसे हैं, और जब विचार और वाणी जब एक्शन में रूपांतरित हो रहे हैं तो वो किस तरह का है। तो आपके विचार, वाणी और एक्शन तीनों में एकरूपता है या नहीं। यदि तीनों में एकरूपता है तो हम ये कहेंगे कि आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तो आप किसी विषय या मुद्दे पर आपके विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ये सामाजिक आदर्शों के रूप में परिलक्षित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो सत्यनिष्ठा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। जैसे हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे कि एक मुद्दा हम उठाते हैं निकाह हलाला और 3 तलाक का। यदि आप निकाह हलाला एवं 3 तलाक के विषय में नेगेटिव मानसिकता रखते हो, नेगेटिव मानसिकता रखने का मतलब ये कि इस तरह की खराब प्रथाएं हमारे समाज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका विचार तो है कि नहीं होनी चाहिए, आपकी बोलते भी हो, लेकिन आप सामाजिक प्रचलन के कारण या फिर इसकी समाज में बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार्यता है, इसलिए आप भी इसका विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आपकी जो सत्यनिष्ठा है वो क्वेश्चनेबल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि LGBTQ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड क्वेयर, तो ये जो समुदाय हैं प्राचीन समय से ही समाज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन चूंकि आप समझदार इंसान हो, पढ़े लिखे भी हो, आप सोचते हो इनके बारे में पॉजिटिव, आप बोलते भी पॉजिटिव हो, लेकिन जब प्रतिक्रियाएं करने की बात आती है, जब एक्शंस लेने की बात आती है, तो आप क्या करते हो, उनसे दूरी बनाए रखते हो या फिर उदासीन रहते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सत्यनिष्ठा भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आपकी विचार, वाणी और एक्शन तीनों में एकरूपता नहीं है। यदि तीनों में एकरूपता नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि घर के अंदर और घर के बाहर किसी एक ही मुद्दे या विषय पर आपकी प्रतिक्रियाओं में एकरूपता है या भिन्नता है, ये आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यदि आप घर में किसी विषय पर, यदि मान लो लड़कियों के मामले में है कि आप चाहते तो हो कि लड़कियां ये काम करें, आप घर के अंदर की लड़कियों और बाहर के अंदर की लड़कियों में बहुत फर्क करते हैं, तो ये निश्चित रूप से ये आपकी सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों हम अगली बात करते हैं कि सत्यनिष्ठा के प्रमुख आयाम कौन से हैं। जैसे कि परिवार एक आयाम है, समाज एक आयाम है, मीडिया, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा और सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा की बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा है। इनके ऊपर हमें अधिक ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी डायमेंशंस को खोलने का काम करते हैं और इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम परिवार और सत्यनिष्ठा का डायमेंशंस को देखते हैं कि इसमें किस तरह के पहलू हमारे लिए हैं। तो सबसे पहले हम परिवार में एक माता पिता की सत्यनिष्ठा की बात करते हैं। अब माता पिता, यदि उसके लड़का है और लड़की है, तो एक पिता होने के नाते उनका किस तरह का वैल्यू सिस्टम होता है या किस तरह के मूल्यों का वो निर्वहन करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, भेदभाव रहितता की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं। यदि एक माता पिता के रूप में वे दोनों में, लड़का और लड़की दोनों में बराबरी वाला व्यवहार रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। लेकिन यदि इन मूल्यों का ह्रास होता है तो हम देखेंगे कि किस तरह से उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, यदि लड़के के लिए दूध का गिलास मतलब बेहतर पोषण की हम बात कर रहे हैं, यदि लड़के को आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा दे रहे हो, उनको प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो, घर के कामों से आपने उनको मुक्ति दे रखी है, एक बार में यदि वो किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो एक ही बार में उसकी मांगों को पूरी कर देते हो। लेकिन जब यही स्थिति लड़कियों के मामले में आती है तो ना तो उन्हें बेहतर पोषण दे पा रहे हो, ना तो उनको अच्छी स्कूल एजुकेशन दे पा रहे हो और उन्हें घर के कामों में लगाए रखे हो। इसका मतलब आपने उसका महिला का डोमेस्टिकेशन की जो बात करते हैं वैसा कर रखा है। तो निश्चित रूप से एक माता पिता या अभिभावक होने के नाते आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि हम
देखते हैं कि जो परिवार है हमारे जो है सबसे समाज की सबसे छोटी यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी भी है। इस नाते हमें हमारा जो परिवार है और परिवार किस तरह के मूल्यों का अनुसरण करता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि उस समाज में आने वाली जनरेशन और जो प्रेजेंट की जनरेशन है किस तरह से प्रोग्रेस करेगी। अब परिवार में हम एक और रिलेशन लेते हैं पति और पत्नी का। यदि कोई पति पत्नी है तो उनके अंदर किस तरह के मूल्यों का वे निर्वहन करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या। जब भी कोई पति पत्नी है तो वे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मूल्य को धारण करते हैं, सह अस्तित्व की भावना रखते हैं कि दोनों को एक साथ साथ रहना है। समर्पण भाव ये सबसे होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है। समर्पण भाव का होने का मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। जैसे कि यदि आपने कृष्ण भगवान का नाटक देखा हो कृष्णा करके, उसमें सुदामा एक चरित्र है जिसमें क्या होता है कि उनके पास खाने का एक भी दाना नहीं होता, लेकिन उनको भगवान का भोग चढ़ाना था। तो घर में मात्र एक चावल का दाना था, लेकिन उनको कोई ना कोई भोग चढ़ाना था। इसलिए सुदामा और उनकी पत्नी ने पूजा करते समय आधा आधा दाना तोड़ा और वहाँ पर अर्पण किया। इसका मतलब ये है कि उनको सुदामा जी और उनकी पत्नी का पूर्ण समर्पण था अपने भगवान के प्रति। ठीक वैसा ही हमें मीरा जी के बारे में भी देखने को मिलता है। यदि हम बात करें समर्पण इस वैल्यू की, तो इस तरह का समर्पण एक पति पत्नी के बीच में भी होता है, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विवाह के माध्यम से बनता है और विवाह क्या है, एक पवित्र बंधन है। और पति पत्नी के बीच में जो वैल्यू होना चाहिए वो है पारदर्शिता, ईमानदारी और प्रेम। तो यदि इन सब मूल्यों से युक्त पति पत्नी का संबंध है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस रिश्ते में सत्यनिष्ठा निश्चित रूप से कूट कूट के भरी होगी। लेकिन यदि सत्यनिष्ठा नहीं है तो सत्यनिष्ठा का ह्रास कैसे होता है, कैसे भंग होती है, तो हम देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है केसेस देखने को मिलते हैं विवाहेतर संबंध, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसे हम एडल्ट्री कहते हैं। जब एडल्ट्री होती है तो एक पति या फिर पत्नी, दोनों में से कोई भी अपने जीवन साथी के साथ धोखा करता है, झूठ बोलता है, दिखावा करता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि जो पति पत्नी का जो संबंध था अब सत्यनिष्ठा की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम बहुत चर्चित केस ज्योति मौर्य केस को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है आप सबको पता है। हालांकि विवाह जैसी संस्था और जो पूरा केस चला इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि यदि शादी होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद, यदि आपके बच्चे भी होने के बाद यदि आप ऐसा काम कर रहे हो, एडल्ट्री का काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही एक निंदा करने वाले केस था। और कौन कौन से क्या क्या होता है, घरेलू हिंसा है, दिखावा करना, अनुचित मांगे करना और दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब क्या है सत्यनिष्ठा की कमी को उजागर करने वाले पहलू हैं। ओके दोस्तों, अब एक और रिलेशन है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस की हम बात करते हैं। सत्यनिष्ठा की कसौटी पर इसको भी हम कस के देखते हैं कि क्या क्या इसके डायमेंशंस बन के उभर के निकलते हैं। तो जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में कोई रहता है तो उसके अंदर कुछ मूल्य होते हैं, जैसे कि वे पारदर्शिता के मूल्य का निर्वहन करते हैं, आपसी प्रेम और स्नेह के मूल्य का निर्वहन करते हैं, ईमानदारी रखते हैं और सहमति जो कूट कूट कर भरी होनी चाहिए कि भैया बिना कंसेंट के तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात को अभिव्यक्त किया गया कि प्रेम ही परमात्मा है और सभी धर्मों का सार क्या है, प्रेम है। इसलिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं और प्रेम से पवित्र कुछ नहीं। लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत का खेल है, जब ये प्यार मोहब्बत का खेल है इसमें सत्यनिष्ठा कैसे भंग होती है हम उसको देखते हैं। जैसे ये कोई लड़का है या कोई लड़की है, एक ही समय पर अनेकों के साथ प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। जब ये एक ही समय पर मल्टीपल लव अफेयर बनाते हैं तो वे क्या करते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने का मतलब ही ये हुआ कि आपका वैल्यू सिस्टम डगमगाने लगा। मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसमें कमी आने लगी, और कमी का मतलब ही है सत्यनिष्ठा की कमी का होना, मतलब सत्यनिष्ठा का ह्रास होना। जब प्रेमी या प्रेमिका बिना सहमति के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सत्यनिष्ठा की कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सहमति की जो वैल्यू थी उसका अपमान किया गया है। और केवल ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस में नहीं, बल्कि हम मैरिज शादीशुदा लोगों में भी देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जब शादीशुदा जीवन जो होता है उसके अंदर भी कई बार
अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसे हम मैरिटल रेप का नाम अधिकतर लोग देने का काम करते हैं। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज की गई है कि मैरिटल रेप को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं कि जब चोरी छिपे बहुत सारे लोग अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, न्यूड फोटोज एंड न्यूड वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का जो काम किया जाता है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि यस, प्यार मोहब्बत का जो खेल था, जो बहुत खूबसूरत चीज़ थी, इसको बदसूरत बनाने का काम किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सत्यनिष्ठा की जो कमी है हमें बहुत देखने को मिलती है। ओके गाइस, अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक सत्यनिष्ठा की, मतलब समाज और समाज में सत्यनिष्ठा की क्या इम्पोर्टेंस है। समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों धर्म। अब हम धर्म को सत्यनिष्ठा की कसौटी पर कसने का काम करते हैं। अब धर्म क्या होता है? धर्म को हम एक संविधान के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि संविधान में रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट होते हैं। मतलब हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ ना करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमें कुछ करने को कहती है। कुछ हमारे पास डीपीएसपी है जो हमारी सरकारों को कुछ कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से हमारे पास कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जो कि हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक, बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और संविधान में एक नियम होता है संशोधन का नियम, ये भी हमें दिया गया है। तो आप बताना कि ये कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं धर्म की। तो धर्म भी संविधान की तरह होता है। धर्म के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो धर्म की यदि हम बात करें तो हर धर्म की अपने पास कोई पुस्तक होती है, कोई विधि है, कोई पूजा स्थल है, और कुछ धर्म गुरु हैं। जैसे कि इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो पुस्तक है उसका नाम कुरान है, पूजा की विधि नमाज है, पवित्र स्थल उनका मक्का मदीना है, और उनके धर्म गुरु को पहले खलीफा और अब मौलाना भी कहा जाता है। यदि वैसे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल है पुस्तक, पूजा विधि प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, और उनका स्थल रोम है, रोम सिटी जहाँ पर पोप बैठते हैं, और धर्म गुरु को पोप पादरी वगैरह कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में कोई एक सिंगल पुस्तक नहीं है, कोई एक सिंगल विधि नहीं है पूजा की, और कोई एक धार्मिक स्थल भी नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें, उसको मतलब जनरलाइज कर सकें अन्य धर्मों के रूप में। लेकिन हाँ, हमें हर धर्म में एक धर्मगुरु अवश्य दिखने को मिलते हैं। तो हर धर्म में धर्मगुरु देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये धर्मगुरु ही व्याख्याकार हो जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का जो व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट है, इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में जो धर्मगुरु हैं वे व्याख्याकार की भूमिका निभाते हैं, और ये धर्मगुरु ही संशोधन का अधिकार रखते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि ये धर्मगुरु व्याख्या स्वहित को ध्यान में रखकर करते हैं तो धर्म में अधर्मी प्रथाओं का और असामाजिक तत्वों का समावेशन होने लगता है, और इन असामाजिक प्रथाओं का समावेशन होने के कारण दोस्तों समाज में अव्यवस्था आने लगती है, जैसे कि लोग धर्म से दूर जाने लगते हैं। यदि हम बात करें, धर्म जो है संस्कृत धातु धृ से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धारण करने से मतलब ये है कि वे सारी चीज़ें जिनको धारण किया जा सके, जिनको धारण करने से मनुष्य का जीवन बहुत खूबसूरत होने लगे, उन्हें धारण करने योग्य माना जाता है। जैसे कि वस्त्र धारण करना निश्चित रूप से हमें समाज में रहने लायक बनाता है। जैसे ज्ञान धारण करना, ज्ञान धारण करने से हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन यदि धर्मगुरु सत्यनिष्ठ नहीं है तो इसके बहुत सारे पूरे परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। जैसे कि धार्मिक कट्टरता का विकास होता है। उदाहरण के लिए हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे, हम क्रूसेड पढ़ते हैं, मतलब धर्म युद्ध पढ़ते हैं। हम प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, इसमें भी बहुत मारकाट को देखते हैं। जब हम इस्लाम का उदय से लेकर इस्लामोफोबिया तक का सफ़र पढ़ते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से इस्लाम का राइज होता है और उसके बाद कैसे उसका डाउनफॉल होता है, और कैसे पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का डर बना हुआ है। एक एग्जाम्पल हम म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम वाला केस भी देख सकते हैं कि किस तरह से धार्मिक कट्टरता और प्रवासन हमें देखने को मिला। भारत की आज़ादी के समय भी हमें सांप्रदायिकता का जो चरम देखने को मिला था, क्योंकि जिस लेवल के जो दंगे हुए थे उन दंगों को देखते हुए भारत का विभाजन एक जरूरी हो गया था। दोस्तों धर्म का अनुपालन कराने हेतु बहुत सारी कुप्रथाओं और कुप्रचलनों का भी समर्थन किया जाता है। जैसे कि
निकाह हलाला, 3 तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सबरीमाला केस जिसमें मंदिर प्रवेश को लेकर मुद्दा बहुत चर्चित था, सनी सिंगापुर केस, दलितों को मंदिर प्रवेश करने से वर्जित करना, धार्मिक ग्रंथों से उनको दूर रखना, जिसमें मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लाद दिया जाता था। उन्हें किचन में न जाने की अनुमति थी, ना ही उन्हें खाना पकाने की अनुमति, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध हमें भारत में देखने को मिलते हैं। और सबसे जो क्रूर प्रथा है वो है जाति प्रथा, जिसमें बहुत सारी निर्योग्यताओं को लाद दिया जाता था, बहुत सारी निर्योग्यताओं को लाद दिया जाता था। तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों को धर्म का कहीं ना कहीं समर्थन मिला रहता है, जिस कारण हमें बहुत सारी अव्यवस्था या बहुत सारी बुरी प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक डायमेंशन दोस्तों, अब हम सत्यनिष्ठा का राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं कि राजनीति और सत्यनिष्ठा कैसे काम करती है। सभी पार्टियों के अपने मूल्य एवं सिद्धांत होते हैं जो उस पार्टी की यूएसपी होते हैं। वे अपने सिद्धांतों एवं भटकाव की स्थिति में उनकी सत्यनिष्ठा भी भंग होने लगती है। जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, उनके अपने मूल्य हैं, उनके सिद्धांत हैं, और ये मूल्य एवं सिद्धांत उनके यूएसपी होते हैं। लेकिन जब ये मूल्य एवं सिद्धांतों से समझौता करने लगते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उनकी सत्यनिष्ठा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। अभी कैसे सत्यनिष्ठा भंग होती है? जैसे कि चुनावी घोषणा पत्र से विचलन, इनकी कथनी और करनी में बहुत सारा विचलन होने लगता है कि जब ये चुनावी मोड में रहते हैं तब ये बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं और अपने घोषणा पत्र में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आने के बाद उनसे मुंह फेर लेते हैं। और जब जनता उनसे प्रश्न पूछती है कि आपने जो लिख कर दिया था अपने घोषणा पत्र में और आप जो कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी सत्यनिष्ठा क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे लोक लुभावन बात को ये लोग बढ़ावा देते हैं। बहुत लोक लुभावन जैसे कृषि माफी कर देंगे, लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, फ्रिज देंगे, तो केवल वोट प्राप्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं, लोक लुभावन बात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो थोड़े समय के लिए इनकी तरफ आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर ये अभी हम कहें कि दीर्घकाल में ये हमारे लिए एक सिरदर्दी बनता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए था, जो पैसा सही जगह लगना चाहिए था, वो लग नहीं पाता है। अगली जो सबसे चिंतनीय विषय वो है हमारे लिए राजनीति का अपराधीकरण। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं हम पाते हैं कि साल दर साल हमें जो संसद है या फिर हमारे एमपी एमएलए हैं, हमारी विधानसभाओं में जो दागी विधायक हैं या एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार के केस फाइल किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। यदि एडीआर की रिपोर्ट की माने तो आज से 5 से 8 साल पहले एमपी और एमएलए जो 20 से 25% थे, आज उनकी जो संख्या है 40% से ऊपर हो गई है, जो किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। और हम राजनीति की बात करें तो इसमें दल बदल की जो घटना है वो भी हमें बहुत देखने को मिलती है। मतलब जो व्यक्ति अभी तक जिस दल को गाली देते हुए आया था, जिस दल के ऊपर कीचड़ उछालते हुए आया था, आज उसी दल में प्रवेश ले लेता है। दोस्तों अगला डायमेंशन हम देखते हैं मीडिया का, कि मीडिया की सत्यनिष्ठा को हम कैसे जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र की हम बात करते हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं। जैसे पहला स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, लेकिन जो चौथा स्तंभ को हमने मीडिया के रूप में अधिकतर मानते हैं। लेकिन ये जो मीडिया है चौथे स्तंभ के रूप में अघोषित है, यहाँ कोई घोषित नहीं की गई है। मीडिया को अपने मीडिया एथिक्स का पूर्ण समर्पण भाव के साथ पालन करना चाहिए था। अब समर्पण का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों कि समर्पण का मतलब क्या होता है। तो सत्यनिष्ठा अब फिर से पढ़ते हैं कि मीडिया को अपने मीडिया एथिक्स का पूर्ण समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से पालन करना चाहिए। मीडिया का काम प्रश्न पूछना है एवं लोगों को सही जानकारियां देना है, ताकि एक चिंतनशील समाज का निर्माण हो सके। यदि हमारी जो सोसाइटी होगी वो इन्फॉर्म सोसाइटी होगी तो उसके द्वारा लिए जाने वाले जो निर्णय होंगे वे हमेशा बहुत ज़्यादा फलदायक होंगे, ज़्यादा प्रभावकारी होंगे। लेकिन यदि हमारे समाज के पास बेहतर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें कोई भी किसी भी तरीके से बरगला सकता है
और जो चाहे वो काम करवा सकता है। अब मीडिया की जो सत्यनिष्ठा है वो कैसे भंग होती है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सनसनीखेज खबरें। दोस्तों ये सनसनीखेज खबरें जो हैं टीआरपी के लिए यूज़ की जाती है कि द गेम ऑफ टीआरपी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत छोटी सी खबर होती है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि इसरो या फिर कोई हमारे डीआरडीओ कोई डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम बनाता है तो उसे इस तरह से लिपापोती या उस तरह से मिर्च मसाला करके प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि उसकी उपयोगिता को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस तरह से बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या कर देगा, ये चाइना के साथ क्या कर देगा, म्यांमार के साथ क्या कर देगा और भी पूरे देश को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है सिर्फ इसलिए कि टीआरपी उसकी बढ़ जाए। मीडिया वाले बनावटी एवं झूठी खबरों को भी बहुत दिखाते हैं। बनावटी खबरों से मेरा मतलब ये है कि स्टूडियो मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ बहुत दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि 2000 रुपये का जो नोट था उसमें जीपीएस जो चिप्स थी उसकी खबर को जिस लेवल का बताया गया, जिस बड़ा चढ़ाकर भी बताया गया और बिल्कुल झूठी खबर को दिखा के ऐसा लोगों को बिल्कुल सच लगने लग गया। इसलिए मीडिया कर्मी जब इस तरह की झूठी खबरें दिखाते हैं तो उनकी जो सत्यनिष्ठा जो है भंग हो जाती है। और भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर अन्य मुद्दों पे ले जाते हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या की हुई थी तब हमने देखा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस लेवल का कवरेज दिया था उस लेवल का कवरेज ना तो रोजगार को दिया गया, ना बेरोजगारी को दिया गया, ना महंगाई को दिया गया, ना पेट्रोल गैस के जो दाम है उस पर, ना एजुकेशन पे जो रिपोर्ट आई थी असर रिपोर्ट कि कैसे एक 8वीं क्लास का बच्चा भी 5वीं क्लास के बच्चे की बराबरी नहीं कर पा रहा। हेल्थ का जो सर्वे आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की गई थी कि किस तरह से हमारी जो लड़कियां हैं एनीमिया का शिकार हैं, किस तरह से जो डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो किस तरह होना चाहिए, जो बेड और पेशेंट का रेशियो है वो जितना होना चाहिए उतना है नहीं। तो मीडिया, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या जैसे मुद्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। मीडिया का राजनीतिक पार्टियों के प्रति हम झुकाव भी हम देखते हैं। जैसे कि कई मीडिया हाउसेस हैं जिनकी खबरें हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये किस पार्टी का प्रवक्ता है। तो इसीलिए मीडिया को बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, जैसे कि फर्जी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, चाटुकार मीडिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मीडिया को बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रूप में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर सोशल हार्मनी। दोस्तों मीडिया ट्रायल से मतलब यह है कि मीडिया ही न्याय करने लगती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले। हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में हमारी जो रैंकिंग है भारत की वो 161 है 180 देशों में, और ये 2022 में 150 थी। इसका मतलब है कि हमारी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग गिर गई है, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हमारे लिए होना चाहिए। दोस्तों हमें अगला आयाम देखते हैं बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी की बात करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि एक शब्द है जिसे कहते हैं हुनर है तो कदर है। हुनर और कौशल का उपयोग स्वीकृत मूल्यों एवं मानकों के अनुसार हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। कोई भी रचनाकार जो है अपनी रचना का सही पुरस्कार पाना चाहता है और उसे पुरस्कार मिलना भी चाहिए। इसीलिए हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना करता है तो उसको अपनी रचना पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए और उसकी रचना का संरक्षण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक फिल्म आई थी टार्जन द वंडर कार। इसमें अजय देवगन क्या होता है, कार का डिज़ाइन करता है और वो कार बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, लेकिन जो कंपनी है जहाँ पर वो लेकर गया था अजय देवगन कार के डिज़ाइन को, उसने उसके साथ धोखा किया। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल किसकी थी, मतलब उसका जो ज्ञान था, बौद्धिक क्रिएशन जो था वो अजय देवगन का था, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल सका और उसको संरक्षण नहीं पा। ठीक वैसे ही दिन प्रतिदिन नए नए लोग नए नए प्रकार के डिजाइन कर पा रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक बना रहे हैं। तो इन सबको अपनी क्रिएशन का और उसका क्रिएशन के से मिलने वाले लाभ का पूरा अधिकार होना चाहिए।
इसीलिए हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी देते हैं, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं। जीआई टैग इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो इसी पर्टिकुलर एरिया की है और इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को इसका सही दाम मिलना चाहिए। अब बौद्धिक सत्यनिष्ठा कब और कैसे भंग होती है? जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारी दवा कंपनियां अपना पेटेंट खत्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके पुनः पेटेंट प्राप्त करने लगती है। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो दवा कंपनियां हैं गलत नीति का अनुसरण करते हुए पाई जाती हैं, तो ये उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बहुत सारी कॉपीराइट कंटेंट के साथ लोग छेड़छाड़ करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने लगते हैं, तो ये भी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को भंग करता है। बहुत सारे लोग, हम बात करते हैं पायरेसी की। पायरेसी में जैसे इजराइल की एक कंपनी है, वो एक पेगासस सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। अब ये खुलेआम सरकारों को बेचा भी जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। और केवल यही पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं, और भी बहुत सारे लोग पायरेसी करते हैं। पायरेसी वाली म्यूजिक, बहुत सारी पायरेटेड हमें मूवीज़ देखने को मिलती है। तो ये पायरेसी भी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को भंग करने वाला उदाहरण है। जिससे वो अगला उदाहरण हम हैकिंग का लेते हैं कि हैकिंग का मतलब अवैध रूप से कंप्यूटर प्रणाली में सेंधमारी करते हैं और जानकारियों या डेटा का चोरी करते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले कोविन पोर्टल पर से डेटा का लीक होना। जब कोविन पोर्टल से डेटा लीक हुआ हैकिंग होने के बाद, तो बहुत सारे लोगों का जो हेल्थ रिकॉर्ड था वो लीक हो गया। उस डेटा को बेचा जाता है मार्केट में और इसका बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा लाभ भी उठाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैकिंग है, हैकिंग अपने आप में क्या है, एक कौशल है, हुनर है, लेकिन व्यक्ति अपने इस कौशल का गलत उपयोग करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग गलत उपयोग करते हैं। लोग एआई को सीखकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी मॉर्फ्ड वीडियो बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी मॉर्फ्ड फोटो बनाई जा रही है। जिससे कि क्या होता है कि बहुत सारी जो चर्चित महिला हैं उनके न्यूड फोटोज बनाए जाते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है। बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे जो फेमस व्यक्ति हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों अगला आयाम हम देखते हैं व्यावसायिक सक्षमता एवं सत्यनिष्ठा का। दोस्तों जब हम व्यावसायिक सक्षमता से युक्त होते हैं तो हम हमारे काम में बहुत ज़्यादा सफल इंसान होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो व्यावसायिक रूप से सक्षम है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, वह निश्चित रूप से सफलता की नई नई ऊंचाइयां छूता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि रतन टाटा एक सक्षम व्यक्ति थे, धीरूभाई अंबानी एक सक्षम व्यक्ति थे, अमिताभ बच्चन प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं। तो इन सभी लोगों ने क्या है, एक नई नई ऊंचाइयां छुई है। जैसे कि संस्थान के रूप में हम देखें तो इसरो है, DRDO, IISc, JNU, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी ऊंचाइयां छुई है। लेकिन क्या होगा जब ये सक्षम व्यक्ति या सक्षम संस्थान अपनी सत्यनिष्ठा या नैतिकता खो दें? तो जब ये व्यक्ति या संस्थान नैतिक नहीं होते हैं या सत्यनिष्ठ नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, नियमों का, कानूनों का, मानकों का, दिशा निर्देशों का, मूल्यों का, इन सब का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। हमें इस बात को कोट एंड कोट करना है कि ये जो है जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। ये सार्वजनिक हित को बजाय स्वहित का पोषण करते हैं, मतलब ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट से संचालित होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, जिसमें चंद्रा कोचर मैडम ने जो घोटाला किया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का संकट, इसमें भी जो बैंक के जो टॉप लेवल के अधिकारी थे, इन लोगों ने घपला किया है। जैसे कि बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग ने भी भारत की बैंकों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया और विदेश चल के भाग गए, है ना। सत्यम कंप्यूटर घोटाला से सभी लोग अधिकतर परिचित हैं। इसमें क्या होता है कि एक गलत बैलेंस शीट दिखाकर लोगों को, या ये कहें कि निवेशकों को आकर्षित किया और उसके बाद पूरा घोटाला सामने आया। और एग्जाम्पल हम देखें कि दवा कंपनियां जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, डॉक्टर जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति बना, लेकिन ये क्या करते हैं, दवा कंपनी और कॉम्पिटेंट डॉक्टर दोनों मिलकर मरीजों पर बिना उनकी जानकारी के क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, बिना उनकी
जानकारी के क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो इससे दवा कंपनी है और डॉक्टरों का जो गठजोड़ है, जो बहुत ही गंदा गठजोड़ है, इससे डॉक्टरों और दवा कंपनी की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ये हैकिंग अपने आप में एक स्किल है, यदि आप इसका दुरुपयोग करते हो तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ आपकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि यदि आप इतने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट व्यक्ति हो तो आप अच्छे काम भी कर सकते हो, लेकिन बुरे काम के रूप में जैसे भारत की पावर ग्रिड को हैक किया गया था। लेकिन हम इथिकल हैकिंग का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जहाँ पर सरकारें खुद हैकर्स को नियुक्त करती हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब हम एक्टर्स की बात करते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, दे आर वेरी वेल स्किल्ड इन देयर ऑन फील्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन सत्यनिष्ठ नहीं है। एक भाई विमल बेच रहा है, कोई भाई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हम बात करें जैसे कि अजय देवगन विमल पान मसाला बेचते हैं, तो क्या व्यक्ति खुद जो अजय देवगन हैं विमल खाते हैं? क्योंकि विमल पान मसाला के बारे में अजय देवगन के विचार, वाणी और एक्शन तीनों में एक रूपता नहीं देखने को मिलती है। बहुत सारी अभिनेत्रियां जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्या वे खुद उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग करती हैं? आंसर इज नॉट। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी एक्टर्स के द्वारा नहीं पिए जाते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है या फिर सलमान खान या फिर और भी बहुत सारे लोग जो केवल एक ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बहुत खतरनाक काम करते हुए दिखाते हैं। कोई बिल्डिंग से कूद रहा है तो कोई बिल्कुल एफिल टावर से कूद रहा है तो कोई बुर्ज खलीफा से कूद रहा है, तो क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये इन लोगों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न खड़े करता है कि जो काम आप खुद नहीं करना पसंद करते हो, मतलब जो चीज़ आप खुद खाना पीना पसंद नहीं करते हो, वो लोगों को खिलवा पिलवा रहे हो, क्यों? लेकिन कुछ अच्छे एक्टर्स भी हैं जैसे कि साई पल्लवी, उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रचार करने से बिल्कुल मना कर दिया। हम ये देखते हैं कि जो आमिर खान हैं वो इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत के एम्बेसडर भी रहे हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में हम देखते नहीं हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि ये लोग मोनोपोली कर रहे थे। तो गूगल क्या है? गूगल एक कंपनी है और बहुत सक्षम कंपनी है, कॉम्पिटेंट कंपनी है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कंपनी है, लेकिन वो नैतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली करती है। मतलब जहाँ भी गूगल काम कर रहे हैं वहाँ पर वो अपने खुद के ऐप्स लोगों को इंस्टॉल करवा रहे हैं और ऐसे इंस्टॉल करवा रहे हैं कि उनको वापस से अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया था। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति व्यवसायिक रूप से सक्षम है लेकिन नैतिक नहीं है, जैसे कि सीबीआई ने कुछ समय पहले सीबीआई ने सफदरजंग हॉस्पिटल से न्यूरोसर्जन और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अब इन मरीजों ने क्या किया था कि जो बहुत सारे जो महंगी दवाएं, महंगे उपकरण चिकित्सा वाले लोगों को खरीदने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये जो न्यूरोसर्जन डॉक्टर था वो इस पर्टिकुलर दुकान से ही चीज़ों को खरीदने के लिए कहता था और ये सब लोग मिलीभगत कर रहे थे। जब सीबीआई ने जाँच किया तो इनके पास आय से अधिक संपत्ति भी थी और ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी संलिप्त थे। तो ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनते समय एक हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है, उसका भी अनुपालन नहीं किया इन लोगों ने। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सत्यनिष्ठा है वो भंग हो चुकी है। राइट। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं दोस्तों, तब हम सत्यनिष्ठा को भी जांचते और परखते हैं। जब हम विश्व के साथ हमारे संबंध बनाते हैं तो हमारे जो संबंध द्विपक्षीय भी हो सकते हैं, बहुपक्षीय भी हो सकते हैं और क्षेत्रीय संबंध भी होते हैं, जैसे कि सार्क। अब सत्यनिष्ठा कैसे भंग होती है? जब हम इन संगठनों का सदस्य बनते हैं और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, हमारी ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने बनाया विश्व स्तर पर, उसमें बात कही गई थी कि प्रति वर्ष मतलब हर साल $100 बिलियन हम देंगे। किसके द्वारा? विकसित देशों के द्वारा। लेकिन इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर था कि आज तक जब से ये फंड बना है तब से लेकर आज तक $100 बिलियन ये कभी दे ही नहीं पाए। तो ये विकसित देशों की बहुत बड़ी उदासीनता को दर्शाता है। मतलब ये इनकी कथनी और करनी में अंतर को दिखाता है। मतलब ये उनकी सत्यनिष्ठा को भंग होते हुए दिखाता है, सत्यनिष्ठा की कसौटी पर उन्हें खरा उतरते हुए नहीं दिखाता है।
एक एग्जांपल हम लेते हैं गूगल का, या फिर गूगल जैसी ऐसी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों का जो भारत के साथ डेटा लॉस और अन्य जगहों पर डेटा के जो लॉज हैं, मतलब नियम कानून हैं, उनके बारे में। जैसे अमेरिका के डेटा लॉज, जैसे यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन में एक डेटा का नियम है, जनरल डेटा पब्लिक रेगुलेशन, GDPR जिसको बोला जाता है। तो ये गूगल जैसी बड़ी कंपनियां यूरोपीय यूनियन में तो डेटा के बहुत सख्त कानून हैं, तो वहाँ का कानून का बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक आदर किया जाता है और उनका अनुपालन भी किया जाता है। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में और इंडिया के डेटा कानून का ये कंपनियां क्या है, अनुपालन नहीं करती है, उनके प्रति बड़ी उदासीनता दिखाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा पर ये लोग खरे नहीं उतरते हैं। एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, जैसे कि एपिलेट बॉडी, WTO की एपिलेट बॉडी है, इसमें USA क्या होता है, नियुक्ति नहीं होने दे रहा है बहुत लंबे समय से। अब WTO जो है एक बहुपक्षीय संस्था है, इसकी प्रासंगिकता पर इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक वैश्विक संस्था है, कैसे एक सिंगल अमेरिका के चलते अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। अगला एग्जाम्पल हम दोस्तों लेते हैं रूस यूक्रेन संकट का, कि ये रूस यूक्रेन संकट आखिर इतना विकराल क्यों हुआ, क्या इसे इतना विकराल होना चाहिए था। इतने वर्षों से नाटो जो है यूक्रेन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, अपना सदस्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपना रहा था, लेकिन जब अंततः यूक्रेन जो है रूस के साथ युद्ध में संलिप्त हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध में थोड़ा बहुत सहायता कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं और थोड़ी बहुत अन्य प्रकार की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नाटो सदस्यता देने से बिल्कुल इनकार कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए खुद पूरी विश्व की दुनिया, विश्व के देशों को, कि जब तक यूक्रेन जो था अलग थलग था, तब तक तो नाटो उसे बहुत आकर्षित कर रहा था, लेकिन अब उसे सदस्यता देने से बहुत कन्नी काट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता नाटो की भंग हो गई है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इंडिया पाक, भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेने के संदर्भ में हम लेते हैं सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता है, सबसे अब तक की दुनिया की जो सबसे बेहतर सफल संधियों में माना जाता है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, आज 75 साल से ऊपर हो गए हैं, तब भी आज तक भारत ने इसका उल्लंघन नहीं किया है और इसका सम्मान किया है इस संधि का। अब लेकिन क्या होता है कि जब हम जम्मू कश्मीर में रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पाकिस्तान क्या करता है, सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुद्दे को घसीटता है, जबकि ये जो सिंधु जल समझौता था, इसमें इस बात के प्रावधान है कि हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 से गुजरना होगा। स्टेज 1 में क्या होता है कि हम द्विपक्षीय रूप से मुद्दे को सुलझाएंगे, और स्टेज 2 में क्या होता है कि कोई वर्ल्ड बैंक का कोई सदस्य होता है, उसकी मध्यस्थता में मुद्दे को सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान सीधे तीसरे रास्ते को, थर्ड स्टेज को चुनता है, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुद्दे को घसीटने का काम करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा का एक और एग्जाम्पल हम उठाते हैं चीन का, कि चीन का जो है साउथ चाइना सी में हर देश के साथ विवाद है, लेकिन अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के निर्णय को चीन ने मानने से इनकार कर दिया है। तो ये वैश्वीकरण की अस्वीकार्यता को दर्शाता है चीन का यह रवैया। तो अब हम बात करते हैं सिविल सेवा और सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा के बारे में। सिविल सेवा और सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा के बारे में बात करते हैं। कोई भी देश होता है और देश की जो सरकारें होती है, उसमें हम कार्यपालिका की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है चुनाव के माध्यम से आती है, जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, जनप्रतिनिधित्व होते हैं। इनका काम जो होता है नियम बनाने का काम होता है। नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो इन सब का काम नियम, कानून, योजनाएं बनाने का काम होता है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका का काम क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका जो है प्रतियोगी परीक्षा
के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन होता है तो इनका सिलेक्शन होता है। अब इनका क्या काम है, ये जो नियम कानून कार्यक्रम बनाए गए हैं इन सबको लागू करने का काम करती है हमारी अस्थायी कार्यपालिका। ओके, और अस्थायी कार्यपालिका के जो लोग हैं जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं वे लोग ही कहलाते हैं सिविल सेवक। अब सिविल सेवक क्या होते हैं, इनको पद दिया जाता है और एक अधिकार दिया जाता है। अब सिविल सेवा में बहुत सारे पदानुक्रम हैं, उन पदानुक्रम पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ पद और पद के अधिकार। मतलब हर पद के साथ कोई ना कोई अधिकार दिए जाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से अधिकार में दिए जाते हैं, एक लॉ के माध्यम से अधिकार दिए जाते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो विवेकाधीन अधिकार दिए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से परिस्थिति जन्य होते हैं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें अधिकारों को उपयोग करना होता है। यदि आपके पास अधिकार है तो शक्ति है। अब शक्ति है तो आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हो और दुरुपयोग भी कर सकते हो। यदि सिविल सेवक अपने पद एवं अधिकार का सदुपयोग करते हैं तो सार्वजनिक हित को वरीयता देते हैं। क्या होता है, ये लोग सार्वजनिक हितों को वरीयता देते हैं जिससे लोक कल्याण के आदर्श की प्राप्ति होती है और संविधान की प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन तीनों के मूल्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है और हमारे संविधान के जो आदर्श हैं उनकी प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं हमें जो शक्ति दी गई है और शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो हम हमारे स्वहितों की पूर्ति करते हैं, और जब स्वहितों की पूर्ति करते हैं तो इससे भ्रष्टाचार की प्रोन्नति होती है। और जो भ्रष्टाचार क्या लेके आता है, कुशासन लेके आता है, और कुशासन लोकतंत्र एवं संविधान दोनों के साथ धोखा है। तो फिर सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा कैसी हो या क्या होनी चाहिए, तो सिविल सेवक को पद एवं प्राधिकार के अनुरूप कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ण जवाबदेहिता के साथ निर्वहन करना चाहिए। तो दोस्तों हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जवाबदेहिता की बात की जा रही है तो पद एवं प्राधिकार तो आपको मिल गया है, लेकिन आपके साथ पदीय कर्तव्य हैं, कुछ पदीय दायित्व हैं जिनका निर्वहन करना है आपको पूरी जवाबदेहिता के साथ। यदि ऐसा हो रहा है तो सिविल सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है सिविल सेवकों का। और हम समर्पण का मतलब समझ चुके हैं, समर्पण का मतलब टोटल सरेंडर। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारा सुशासन, निश्चित रूप से हम सुशासन की ओर बढ़ेंगे और हमारा लोकतंत्र भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों सिविल सेवक जो है यदि सत्यनिष्ठ हैं तो वे वस्तुनिष्ठ भी होंगे, उनमें पारदर्शिता का गुण भी होगा और जवाबदेहिता का गुण भी होगा। यदि वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता है तो ये तीनों मिलकर उसकी निष्पक्षता को कंक्रीट करते हैं कि हाँ भाई ये जो सिविल सेवक है वो बहुत ज़्यादा निष्पक्ष है और उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होगा मतलब पूरी तरीके से नियम कानूनों के साथ होगा, पूरी तरीके से उन्हें काम पारदर्शिता के रूप में किया है। जवाबदेहिता, यदि आप वस्तुनिष्ठ और पारदर्शिता के साथ काम करते हो तो आपकी जवाबदेहिता 100% स्ट्रांग होती है और ऐसा होने पर हम सुशासन की स्थापना कर पाते हैं। उदाहरण के लिए हम किरण बेदी को ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर फेमस सोशल मीडिया पर जो फेमस है हमारे डीएम दीपक रावत, उनका एग्जांपल ले सकते हैं। और हम एक अरुणाचल प्रदेश के जो ऑफिसर, उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने पब्लिक फंडिंग या फिर क्राउड फंडिंग का उपयोग करके सड़क बनाई थी, उनका हम नाम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने बहुत शानदार काम किए हैं अपने सिविल सेवा के करियर में। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनके जितनी उनकी सर्विस थी उससे ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र हो चुके थे, लेकिन वे अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखे हुए थे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सत्यनिष्ठा पूरी तरीके से समझ में आई होगी, सत्यनिष्ठा के सारे आयाम समझ में आए होंगे। सिविल सेवकों को सत्यनिष्ठा का पालन क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर सिर्फ यही है दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनके जो वेतन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम, इंडिया में से दिए जाते हैं और इसमें जो रुपया जमा होता है वो पूरी तरीके से टैक्स पेयर का पैसा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो सुई से लेके बड़ी बड़ी सी मशीनें तक भी खरीद रहा है तो वो अपना टैक्स पे कर रहा है भारत में। इसका मतलब ये है कि हमारे सिविल सर्वेंट का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने कर्तव्यों का पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ
निर्वहन करें। टेलीग्राम चैनल पर टारगेट यूपीएससी मेंस, ये जो चैनल का नाम है, इसे सर्च करना है और PDF वहाँ पर आपको इस पूरे लेक्चर की मिल जाएगी।